हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे एंड आपको सबसे पहले मैंने ये स्लाइड डाली है इमरजेंसी के टाइम की। सो आपको पता लग रहा होगा कि आज का हमारा सेशन चलने वाला है वो ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। जो सिचुएशन क्रिएट हुई उस टाइम पे ये केस हुआ था एंड जिस केस में हेबस, इस फेमस केस को हेबस कॉर्पस केस भी कहते हैं। हमने आर्टिकल 32 में 5 तरह की रिट्स पढ़ी थी। उसमें से एक रिट थी हमारे पास हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, कि आप अगर किसी को डिटेन कर रहे हैं तो आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसकी बॉडी को लाना पड़ेगा। हेबस कॉर्पस का हमने एक जनरल मीनिंग पढ़ा था, टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, सो ये केस हमारा 1975 के अराउंड जब इमरजेंसी लगी उस पर ये आया था, जिसमें आर्टिकल 352 जो आप इंडियन पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, 352 क्लॉज 2, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डन। बट इस केस में आगे जाके एक चीज आई गई, आर्टिकल 359 क्लॉज 1 में ये पावर दी गई कि जिस टाइम इमरजेंसी होगी उस टाइम आपके जो बेसिक राइट्स हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके पीछे ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, आर्टिकल 21, ये आपका छिन जाएगा एंड ये एग्जीक्यूटिव के पास डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वो इन आर्टिकल्स को आपसे छीन सकता है, जिसको बाद में ओवर रूल भी किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में, जिसमें ये कहा गया कि इमरजेंसी के टाइम पर दो बेसिक राइट्स जो आपके हैं 20 और 21, लाइफ आपसे छीनी नहीं जा सकती है। डन। सबसे बेसिक राइट जो है आपका लाइफ का, वो आपसे छीना नहीं जा सकता है। ऑल्दो ये केस केशवानंद भारती केस के बाद आया था, बट इस केस में भी एज यूजुअल जैसे केशवानंद भारती केस में मिस्टर H.S. खन्ना, हंस राज HR खन्ना, जो कि एक डिसेंट उसमें जज रह गए थे, इसमें भी ये डिसेंट अलोन एक जज थे जिन्होंने इस केस को एक सिंगल हैंडेडली 4:1 अकेले खड़े थे इन चारों जजेस के सामने, जो फाइनली आपको 2017 में राइट टू प्राइवेसी के केस में इसकी एक रिफ्लेक्शन दिखेगी। ऑल्दो ये हर केस जो हमने अभी तक किया है वो केस रहा है फेमस, एक लौता ये केस था जो कि बहुत इनफेमस केस था एंड जो कि बहुत सालों तक इस केस के कारण जजेस की नो डाउट इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया, बिकॉज जो इसमें जजमेंट आई थी वो शेयरली एक ऐसी आई थी जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को गो अवे कर लिया गया ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। सो गवर्नमेंट ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इसके लिए आपको मैं थोड़ी सी पिछले हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं सो डैट आपको एक क्लियर पिक्चर हो। इस केस का नाम था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये फेमस है विद द ADM केस। इसमें ये पिटिशनर थे वशिष्ठ शिवाकांत शुक्ला। 1976 का पीरियड वही है जिस टाइम पर अभी इमरजेंसी चल रही थी। ओके, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूं 1971। ओके, 1971 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने जब उनके अगेंस्ट सब कुछ होना स्टार्ट हो गया था तो उन्होंने एक यहाँ पर डायलॉग लेके आए थे कि गरीबी हटाओ या इंदिरा हटाओ, कि मैं तो कह रही हूँ गरीबी हटाओ बट ऑपोजिशन कह रही है इंदिरा हटाओ। इस टाइम पे 5th हमारे प्लानिंग कमीशन का जो प्लान चल रहा था। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही पेपर्स में आया हुआ है कि कौन से प्लान के ड्यूरेशन पे ये डायलॉग आया था गरीबी हटाओ, तो 5th प्लान था वो। ओके, तो 71 के बाद इंदिरा गांधी मैम की वैसे भी एक इमेज बहुत ऊपर हो गई थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश का क्रिएशन करवाया
बट आफ्टर बांग्लादेश क्रिएशन इसके बाद 1972 में थोड़ी सी ड्रॉट लाइक कंडीशन क्रिएट हो गई थी देश में। प्लस उसके बाद जब जनरल इलेक्शंस हुए तो जनरल इलेक्शंस में हमने देखा कि जब वो रायबरेली से 1 लाख वोटों से जीती तो वो केस चैलेंज करा गया इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसे चैलेंज करने वाला जो इंसान था वो था हमारे पास राजनारायण। राजनारायण जी ने कहा कि इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में करप्ट प्रैक्टिस के कारण इस इलेक्शन को जीता है एंड इन्होंने इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कराया है एंड यहीं से इमरजेंसी की एक स्टार्ट हो गई थी। ओके, अब राजनारायण जी का जो लड़ रहे थे वो हमारे पास थे शांति भूषण जी। ये शांति भूषण जी वही हैं जिनके कारण अभी लोकपाल और लोक आयुक्ता के लिए अन्ना हजारे और केजरीवाल जी ने रिवॉल्ट किया था। ओके, एंड जैसे ही ये केस जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अब यहां पर जो मिस्टर सिन्हा, जस्टिस जगमोहन सिन्हा, इनके हाथ में ये सारी की सारी चीज होती है कि अब ये इंदिरा गांधी मैम के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं। बट ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में जाना पड़ा जहां उनके अगेंस्ट एक हियरिंग चल रही थी। सो यहां पर जस्टिस सिन्हा के ऊपर बहुत प्रेशर था बट स्टिल इन्होंने फाइनली एक जजमेंट दी और कहा कि 6 साल के लिए इंदिरा गांधी मैम को नलीफाई किया जाता है, उन्हें पोस्ट से हटाया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगी एंड उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उस टाइम पर इंदिरा गांधी मैम ने जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर DS माथुर, जो DS माथुर के ब्रदर थे वो इंदिरा गांधी मैम के पर्सनल फिजिशियन थे। अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने के लिए DS माथुर जी का यूज करा गया एंड DS माथुर जी को जस्टिस सिन्हा जी के घर भेजा गया कि आप इस जजमेंट को सुना दीजिए, इस जजमेंट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाएगा। डन। एक यहाँ पर उनके पास प्रपोजल चला गया था सिन्हा जी के पास कि अगर आप इस जजमेंट को ढंग से देते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जगमोहन सिन्हा ने जो जजमेंट दी उसमें 6 साल का यहाँ पर इंदिरा गांधी के ऊपर बैन लगा दिया गया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। बट इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या करा, इस केस को चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जो उस टाइम पे थे जस्टिस अय्यर, उन्होंने एक दिन पहले जून 25 को तो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी रात को एंड जून 24 को 20 दिन के लिए यहां पर स्टे दे दी थी इंदिरा गांधी जी को। सो इस स्टे के दौरान उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे बट आप लोकसभा में किसी भी वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर किसी स्पीकर की कोई रिमूवल हो रही है या कोई भी प्रोसेस चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, वहां पर आप वोटिंग नहीं करेंगे बट यू कैन रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड इसी का फायदा उठाकर जून 25 को आपको पता होगा 1975 में 21 मंथ्स की इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई। ऑल्दो यहां पर इमरजेंसी जब लगाई तो इंदिरा गांधी मैम ने इसका जो कॉज दिया था वो दिया था इंटरनल सिक्योरिटी और कहा था कि मेरे अगेंस्ट कुछ लीडर्स पुलिस को और आर्मी को भड़का रहे हैं जिसके कारण मैं इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर रही हूं। एंड इमरजेंसी का एक डायरेक्टली मीनिंग होता है कि जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं हो रहे तब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। एंड इस ड्यूरेशन में उन्होंने सभी लीडर्स को कुछ लीडर्स को अरेस्ट करवाया एंड फाइनली ये केस आया EDM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। डन। सो EDM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस बहुत फेमस केस था ये। इस केस में ऑल्दो जुडिशरी ने बहुत ही एक अनयूजुअल सी जजमेंट दी थी, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस केस को हेबस कॉर्पस केस भी कहते हैं। हेबस कॉर्पस क्या होती है? टू हैव द बॉडी ऑफ अंडर आर्टिकल 32 रिट जुरिडिक्शन।
ओके, ये डिसाइड कब करी गई? 28 अप्रैल 1976 में। 1976 वही ईयर है जिसमें सारे के सारे चेंजेस लाए गए थे, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। डन। अब ये हमारे पास आ गया जनरल इलेक्शन, हमने कर लिया। इंदिरा गांधी मैम ने इलेक्शन लड़ा, वो जीती, एंड उसके बाद राज नारायण ने उस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करा ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन अंडर आरपीए एक्ट 1981। राज नारायण जी का केस जो लड़ रहे थे वो शांति भूषण जी थे। ओके, एंड फाइनली ये केस पहुंचा हमारा कोर्ट के अंदर, एंड 12 जून, ये सीक्वेंस पूरा अब याद रखें, 12 जून को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जो कि बहुत ही अंडर प्रेशर थे उस टाइम पे, क्योंकि इनको चीफ जस्टिस और उनकी वाइफ के द्वारा एक प्रपोजल दे दिया गया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाएगा इस जजमेंट के बाद। ऑल्दो इन्होंने यहां पर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जजमेंट सुनाई और उनको 6 साल के लिए बार कर दिया गया किसी भी इलेक्शन से। डन, कि वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। बट फाइनली 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिली, एंड उन्हें कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर स्टे कर सकते हैं बट वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब 25 की रात को जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी को कहा कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंटरनल ग्राउंड्स। इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दिया गया। ओके, एंड 26 जून को सुबह सभी को बता दिया गया कि इमरजेंसी लग गई है थ्रू द रेडियो। ओके, एंड आपको ये बता देता हूं कि अंडर आर्टिकल 352 में एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी दोनों लग सकती हैं। एक्सटर्नल इमरजेंसी उस टाइम पे वॉर के बाद लगी ही हुई थी 71 के बाद, एंड इंटरनल उसके बाद लगा दी गई। एंड इंटरनल में ये नाम किया गया कि इसमें जेपी नारायण, जो कि भूदान मूवमेंट चल रहे थे, कि वो पुलिस को और आर्मी को मेरे अगेंस्ट भड़का रहे हैं। प्लस इन्होंने देखा कि जितने भी आरएसएस के लीडर्स थे या बाकी लीडर्स, हर जगह इंदिरा गांधी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे, एंड उस चीज को सभी को कवर कर दिया गया बाय आर्टिकल 352। ऑल्दो आर्टिकल 352 में पहले कैबिनेट के साइन होते हैं, उनके प्रपोजल के बाद राष्ट्रपति के पास जाया जाता है, बट ये कहा जाता है कि 1975 में पीएम वाज द प्रेसिडेंट ओनली। पीएम ही प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले रात को डिक्लेयर करा, एंड सुबह राष्ट्रपति जी के पास डायरेक्टली साइन करने के लिए पेपर गया कि इमरजेंसी लगाई जा रही है। एंड इस इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने एक एक्ट का यूज करा जिसका नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको 38th अमेंडमेंट के दौरान शेड्यूल 9 में डाल दिया गया सो दैट जुडिशियल रिव्यू ना हो। एंड इस एक्ट का नाम लेके गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो जो उनके पॉलिटिकल ओपिनियन से अगेंस्ट जा रहा था, जो जो उनके लिए पॉलिटिकल थ्रेट बन रहा था। इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी थे जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जा रहे थे। उसमें मैं आपको फेमस पर्सनैलिटी बता देता हूँ, जेपी नारायण थे, उसमें LK आडवाणी थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन सब को इमरजेंसी के दौरान डायरेक्टली उठा लिया गया एंड इन्हें अरेस्ट करा गया। एंड इसी तरह बहुत से लोग थे, जर्नलिस्ट थे, जिनको डायरेक्ट मीसा एक्ट लगाकर, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर अरेस्ट कर लिया गया था। अब आप कहेंगे जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो उसके पास सबसे पहले क्या है कि वो आर्टिकल 226 को हाई कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन को यूज करे या आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल को यूज करे। बट इस इमरजेंसी में ये डिक्लेयर किया गया कि आपका आर्टिकल 14, 1921 राइट टू लाइफ, लिबर्टी और फ्रीडम, ये आपके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी आपके पास पावर नहीं है कि आप हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन को डालें। एंड यही इस केस का बेस बना, क्योंकि जिन जिन लोगों को डिटेंशन में डाला गया उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच करा और कहा कि हमारा इसमें फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 14, 1921। और कुछ हाई कोर्ट्स ने इसको डिटेंशन के फेवर में इन्होंने जजमेंट दी, एंड हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से गवर्नमेंट डिटेन नहीं कर सकती है।
एंड फाइनली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में मूव करा। एंड यहां पर जो ये केस आया हमारा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत, एक हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने शिवाकांत शुक्ला जो कि डिटेन करे गए थे उनके फेवर में कुछ जजमेंट दी। उसको चैलेंज करने के लिए एडीएम जबलपुर ने ये सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल किया एंड इस केस का नाम पड़ गया हेबस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। डन। अब यहाँ पर एक इशू, जो लीगल इशू इन्वॉल्व था कि जब प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन चल रही है अंडर आर्टिकल 352, क्या उस वक्त हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन को एंटरटेन नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये केस इस केस में उठा क्योंकि मैक्सिमम जो लोग भी डिटेन हुए थे उन्होंने आर्टिकल 226 यूज कर सीधा हाई कोर्ट में रिट डाली और कहा हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 4:1 से ये जजमेंट आई एंड 4:1 में क्या हुआ कि ये जो एक जज थे हमारे यहाँ पे डिसेंट कर रहे थे, वो डिसेंट करने वाले जो हमारे इसमें थे वो हमारे मिस्टर खन्ना थे, जिन्होंने लेटर ऑन पहले केबीसी केस में भी अपने आप को डिसेंट करा था। एंड मैं इसके बाद आपको अभी राइट टू प्राइवेसी का एक केस बताऊंगा जो कि खन्ना जी के कारण लास्ट में जाके सॉर्ट आउट हुआ। डन। ऑल्दो इसके बाद जस्टिस खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था, बट इस जजमेंट के कारण उनको चीफ जस्टिस के नाम से भी हटा दिया गया। अब यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड करा कि जब सरकार मीसा लगा रही है उस टाइम पर आपकी हेबस कॉर्पस ऑलरेडी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी का एक्ट लगाकर सरकार किसी को अरेस्ट कर रही है तब आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और 14 एकदम से हट जाते हैं एंड प्रेसिडेंट के ऑर्डर में ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये ऑटोमेटिकली सरकार आपसे छीन लेती है। सो आपके पास हेबस कॉर्पस को 226 आर्टिकल में यूज करने की पावर नहीं है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। डन। ये इस जजमेंट में कहा गया, इसलिए सभी की सभी जितनी भी जजमेंट थी हाई कोर्ट ने जिन्होंने फेवर में दिया था उन सबको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया एंड उनको डिटेंशन को एज यूजुअल आगे तक फॉलो करा गया। एंड इस केस में उन्होंने कहा कि सेक्शन 16A जो है मीसा एक्ट की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करा कि इसमें एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, सो यहाँ पर जितने भी हेबस कॉर्पस यहाँ पर डली थी उन सबको हाई कोर्ट ने अलग रख दिया। जितने भी इसमें 226 आर्टिकल में रिट डाली गई थी उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने असाइड कर दिया और ये कहा कि ये पावर आपको नहीं दी जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ऑल्दो इसको बाद में 44th अमेंडमेंट के टाइम पर 78 टाइम पर जब मेनका गांधी जी का केस आया उसके बाद इसको ओवररूल किया गया था एंड 78 क्योंकि यहाँ पर मेनका गांधी वाले केस में बेसिक स्ट्रक्चर को और थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू मिली गई थी एंड 78th अमेंडमेंट जब हुआ था 44th में उसमें कहा गया कि इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 20 और 21 आपसे छीन नहीं सकती है सरकार। डन। और यहाँ पर जो ये डिसेंट करने वाले थे वो हमारे थे GSHR खन्ना, हंसराज खन्ना। उन्होंने कहा कि ये तो संविधान बनने से पहले भी राइट टू लाइफ हर इंसान को दिया जाता है, तो ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ही नहीं है। नेचुरल जस्टिस का जो प्रोसेस है वो तो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन भी है एंड आर्टिकल 21 एक पार्ट है लाइफ का जिसे आप इमरजेंसी के वक्त नहीं छीन सकते हैं। बट आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यूज किया गया, जो प्रोसीजर अभी तक चल रहा था उसको यूज किया एंड उसके बाद जब मेनका गांधी का केस आया तब जाकर हमारे पास कोई ड्यू प्रोसेस का कोई प्रोसेस आया था, अदरवाइज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ था। एंड आपको सबसे आयरनी की बात बता देता हूं, जो ये 4 जजेस थे जिन्होंने यहाँ पर फेवर में बिल दिया था वहां पर एक जज थे YV चंद्रचूड़ एंड इन्हीं के एक लड़के हैं DY चंद्रचूड़ एंड अभी एक 2017 में एक केस आया था हमारे पास पुट्टा स्वामी केस जिसमें राइट टू प्राइवेसी आई गई थी। इसमें इन्हीं के लड़के ने एडीएम जजमेंट को ओवर रूल करा और कहा कि आर्टिकल 21 इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड इट इज इनएलिएनेबल, इसको आप एक जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ पार्ट, एंड यहां पर नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस का यूज किया गया, यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज करा गया। एंड पुट्टास्वामी केस में चंद्रचूड़ जी के लड़के ने ही एडीएम की जजमेंट जो कि उनके फादर ने दी थी 1976 में, उसको ओवर रूल करा एंड कहा कि आप आर्टिकल 21 को नहीं छीन सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडीएम केस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस जो आने वाला है वो मेनका गांधी का केस होगा, जिसमें फाइनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक जगह मिल जाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एडीएम केस। जय हिंद टू ऑल।